हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक और टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसके लिए हम लिखते हैं इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स of the solute dissolved per liter volume of the solution। है ये कुछ मोलैरिटी जैसा ही। मोलैरिटी के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब बात आती है कि ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन जो फॉर्मूला है वो कैसे बनाएंगे। नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगी और ये किसके अंदर है? लीटर्स के अंदर है। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं n इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट को EQ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे हो गया है ये फॉर्मूला। अब अगर हमारे पास जो वॉल्यूम है वो ml के अंदर हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू हो जाएगा EQ V इन ml इंटू में 1000। ठीक है, तो ये हो जाएगी नॉर्मेलिटी। तो यूनिट्स जो है नॉर्मेलिटी की यूनिट्स होंगी। तो यहाँ पे क्या है? ये क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट वेट है सोल्यूट का। तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी जो है वो क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ml में है तो 1000 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। अब आती है बारी इनकी यूनिट्स की। किस यूनिट में हम इसको लिखेंगे? यूनिट्स जो होंगी ये क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट है। ठीक है, और ये क्या है? लीटर में है वॉल्यूम, तो इसकी जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको लिख सकते हो, या फिर इसको कंप्लीट इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको लिख सकते हो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, तो मतलब समझने वाला समझ जाएगा। आपने इक्विवेलेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभी हमने देख लिया ये ग्राम इक्विवेलेंट। अभी ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इस ग्राम इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करने के लिए भी ये जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, मास या फिर जो वेट दे रखा होगा आपको क्वेश्चन के अंदर, और डिवाइडेड बाय होगा उसका इक्विवेलेंट मास। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे ना W डिवाइडेड बाय M लिख के, वैसे ही आप ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हो W डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने का फॉर्मूला शॉर्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा? ये क्या? मास। तो यहाँ इसको W से रिप्रेजेंट करेंगे। ये किसका है? सोल्यूट का है। डिवाइडेड बाय आएगा यहाँ पे इक्विवेलेंट मास EM। ठीक है, ओके, यहाँ तक आ गया। आप इक्विवेलेंट निकालिए। अब आपको ये नहीं पता कि ये जो EM है इक्विवेलेंट मास है, इसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो जो इक्विवेलेंट मास है इसको कैलकुलेट करते हैं मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय N फैक्टर। ठीक है, अब सारी की सारी हमारी जो कहानी आ गई है वो N फैक्टर के ऊपर बेस्ड आ गई है। और ये जो N फैक्टर है, अगर आपको एक बार ये कैलकुलेट करना आ गया तो आपको केमिस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा मेजर पोर्शन आपको आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं एन फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ तक जैसे ही मैंने आपको शुरू से ही क्या बताया, हम क्या पढ़ रहे हैं? टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो नॉर्मेलिटी है वो भी टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम आया हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन की वॉल्यूम का यहाँ पे जिक्र किया गया है, तो ये चेंज होगी। नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन की चेंज होती है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ पे
लास्ट में हमने क्या देखा, ये एन फैक्टर। अब इस एन फैक्टर की कैलकुलेशन देखेंगे हम। तो हमने अभी तक क्या फॉर्मूला पढ़ा है नॉर्मेलिटी का, उसको हम एक बार समराइज़ कर लेते हैं। नॉर्मेलिटी हो जाएगी यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे अब दूसरा फॉर्मूला इक्विवेलेंट्स कैसे निकालना है, इट इज़ डिवाइडेड बाय गिवन वेट एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास आ जाएगा सोल्यूट का, ठीक है। इक्विवेलेंट जो मास है वो यहाँ पे कैसे निकालना है, यहाँ पे मोलिकुलर मास निकालना है mm और डिवाइड करना है यहाँ से n फैक्टर को। तो जो नॉर्मेलिटी है यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगी, ये क्या है, इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय VL के इक्वल है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ डायरेक्ट, ये जो EM है, EM क्या है, mm इंटू में n फैक्टर है, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू W तो आएगा ही आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय EM किसके इक्वल है, mm इंटू में n फैक्टर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m, ठीक है, n फैक्टर है, ये ऊपर चला जाएगा, ओके। और यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स भी तो है, तो यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो ये बहुत शॉर्ट एंड स्वीट सा फॉर्मूला है अगर आपको नॉर्मेलिटी यहाँ पे कैलकुलेट करनी है तो। अभी तक हमने सब कुछ कर लिया है और एन फैक्टर की बात यहाँ पे हमारी करनी रहती है। एन फैक्टर आएगा तभी हमें नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन सोल्व करने आएंगे। तो अभी हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। ये जो फॉर्मूला है सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपको लाइफ टाइम काम आएगा जब भी केमिस्ट्री की फील्ड में आप काम करोगे। तो अभी हमें कैलकुलेट करना है एन फैक्टर, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। अब ये जो एन फैक्टर है ना, इसको हम अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हमें एसिड के लिए कैलकुलेट करना है इसको। तो सबसे पहले है इन केस ऑफ एसिड के केस में, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे एसिड्स होते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। तो उन सब के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलिए देखते हैं। तो एसिड के केस में ये जो एन फैक्टर होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस गिवन बाय एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन। इट इज़ द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस गिवन बाय एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब क्या है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कोई एसिड कितने H पॉजिटिव आयंस देगा, ठीक है, उसी को उसका एन फैक्टर बोला जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल है HCl। तो HCl एक्वस में लिखना है हमें, ठीक है, एक्वस मीन्स वाटर। तो ये किस में कन्वर्ट होता है, तो उतने में कन्वर्ट होगा जितने उसके पास हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे H पॉजिटिव, एक H पॉजिटिव में होगा, एक Cl नेगेटिव में होगा। तो इसलिए इसने कितने H पॉजिटिव दिए हैं, एक दिया है, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1, ठीक है। सेकंड केस हम ले लेते हैं यहाँ पे एसिटिक एसिड का CH3COOH, ठीक है। ये जो एसिटिक एसिड है ये एक वीक एसिड होता है। वीक एसिड वो होते हैं जो पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होते, ठीक है। तो ये किसके अंदर डिसोसिएट होता है, CH3COO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव, ठीक है। तो इसके अंदर ये डिसोसिएट होता है। तो इसने कितने H पॉजिटिव दिए हैं, इसने सिर्फ और सिर्फ एक H पॉजिटिव दिया है, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1, ठीक है। थर्ड हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट आ जाता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। तो जो H2SO4 है जनरली हमें पता है यहाँ पे ये कन्वर्ट किसके अंदर हो जाता है, ये दो तरीके से कन्वर्ट होता है। सबसे पहले ये बनेगा एक H पॉजिटिव और एक HSO4 नेगेटिव आयन, ठीक है। फिर क्या है, दूसरे केस में ये हो सकता है ये भी टूट जाए, ठीक है। मतलब क्या है, एक और केस ये बन सकता है H2SO4 का कि वो 2H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए और एक SO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो जो जनरल केस होता है ना, जनरल केस हमारा ये लेके चलते हैं हम, जिसमें वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गया है। तो इस केस में जब एन फैक्टर, इसमें हमारे पास कितने H प्लस आयन आए हैं, एक आया है, तो ये इस केस में एन फैक्टर 1 होगा, ठीक है। और इस केस में क्योंकि हमें 2H पॉजिटिव मिले हैं तो हमारा एन फैक्टर यहाँ पे रहेगा
2। ठीक है, तो जो n फैक्टर है वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप की रिएक्शन है। अगर रिएक्शन के अंदर H2SO4 कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, मतलब हमें H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव मिलता है, तो n फैक्टर की वैल्यू 1 रहेगी। और अगर वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है तो n फैक्टर 2 वैल्यू रहेगी। जनरली हम 2 ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इन केस ऑफ एसिड। अब हम देखते हैं इन केस ऑफ बेस। तो जो n फैक्टर होता है किसी बेस के लिए, वो कोई भी बेस कितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस देता है, OH नेगेटिव आयंस देता है, वो उसका n फैक्टर होता है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस गिवन बाय बेस। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें पता ही है किसके अंदर डिसोसिएट होता है, Na पॉजिटिव के अंदर और OH नेगेटिव के अंदर। तो उसने कितना OH नेगेटिव दिया, कितने हाइड्रोक्साइड दिए हैं, 1 दिए हैं, तो n फैक्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो हमारे पास बहुत सारे बेसिस होते हैं, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के लिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होगा ना वो K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में होगा। तो एक OH नेगेटिव है, तो इसीलिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी n फैक्टर 1 रहेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लेती हूँ, बेरियम OH2। ठीक है, तो ये किसके अंदर चेंज होगा, ये चेंज होगा Ba2 पॉजिटिव प्लस 2 OH नेगेटिव, इनके अंदर डिसोसिएट हो जाएगा। तो कितने हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, ये 2 हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, तो इसका n फैक्टर होगा 2। ठीक है, और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है, ये नहीं है कि फॉर्मूले के अंदर जितने भी हाइड्रोजन हैं वही उतने ही H पॉजिटिव हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे एसिटिक एसिड है, वो एक वीक एसिड है, वो हमें कोई 4 H पॉजिटिव नहीं देगा, वो सिर्फ और सिर्फ 1 H पॉजिटिव देता है। ठीक है, तो आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का भी ध्यान रखना होता है।